बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने जो लास्ट वीडियो में हमने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी के बारे में, ठीक है। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। तो ये जो टॉपिक है इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, ठीक है, किसने क्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, कितनी अथॉरिटी इसके पास है। और इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफंक्ट रहता है, यानी कि वो प्रैक्टिस में नहीं आता है, सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनकर रह जाता है। उस पर लोग जो हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, यानी कि लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुछ मिलिट्री लीडर्स के द्वारा क्रिएट किया गया होता है, ठीक है, या फिर ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाया गया होता है जो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते या फिर जिनके पास एबिलिटी नहीं होती लोगों को अपने साथ लेकर चलने की, ठीक है, जिसकी मतलब जिन लीडर्स की लोग ना सुनते हो, ऐसे लीडर्स के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही बनकर रह जाता है, वो कभी भी फॉलो नहीं किया जाता लोगों के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का, साउथ अफ्रीका का और यूनाइटेड स्टेट्स का। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल क्यों है, यहाँ के तीनों के कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तब क्रिएट किया गया था जब बहुत सारी यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स हुई थी। तो नेशनल मूवमेंट्स के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक्सपीरियंस करके तब कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया था। इंडिया जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे वो फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्रिएट किया गया था, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स थे, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में। और ये कैसे बना था, एक्सपीरियंस से बना था, यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में हुई थी बहुत सारी, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर बना था, जिसकी एक रिमार्केबल एबिलिटी थी कि लोगों को जो अलग अलग सेक्शन के जो लोग हैं उनको एक साथ लेकर चला जा सके, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेजिटिमेसी कहाँ से मिली, क्योंकि ये जो लोग थे ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो लोगों की मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जिनकी बहुत पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, यानी कि जो लोग जो जिन लीडर्स को फॉलो करते थे उन लीडर्स के द्वारा ये बनाया गया था, इसलिए ये इतना ज़्यादा लेजिटिमेट था। हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी and who were able to convince people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power। यानी कि ऐसे यहाँ पर लीडर्स थे, जो लोगों को बताते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ एक एग्रेंडिसमेंट नहीं, यानी कि ये उनकी पर्सनल पावर उनको नहीं दी गई है, बल्कि ये तो कुछ रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट था, द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। और ये फाइनल डॉक्यूमेंट था जो कि नेशन के लिए बनाया गया था। कुछ कंट्रीज जो हैं वहाँ पर फुल फ्लैज्ड रेफरेंडम होते हैं, यानी कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक फुल फ्लैज्ड रेफरेंडम मानते हैं। जैसे रेफरेंडम का मतलब एक तरह से जैसे वोट वगैरह देते हैं, तो ऐसे ही वो रूल्स के लिए भी वोट देते हैं, ठीक है। वेयर ऑल दी पीपल वोट, जिसमें सारे जो लोग हैं वो वोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा रेफरेंडम नहीं बना, क्योंकि इसके पास पब्लिक अथॉरिटी पहले से ही थी, क्योंकि ये ऐसे लीडर्स थे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक किसी भी तरह का रेफरेंडम यहाँ पर नहीं बताया गया है, अकॉर्डिंग टू इंडिया, एंड द पीपल अडॉप्टेड इट एज देयर ओन। लोगों ने इसको खुद से अडॉप्ट किया है, क्योंकि वो लीडर्स को इतना ज़्यादा मानते थे कि उनको लगता था कि वो जो भी करेंगे वो गलत नहीं करेंगे, तो इसलिए लोग उसको अबाइड भी करते थे, फॉलो भी करते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ पीपल हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्प्स डिटरमाइन इन पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। अब ये लोग जो हैं, लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थे, यही चीज़ इसकी सक्सेस को दर्शाती है। इसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ही एक नेपाल के ऊपर भी एक डिबेट थी, इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन
मेकिंग इन नेपाल। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर डिबेट चल रही थी नेपाल में, ठीक है। वो क्या थी, तो हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इतना इजी नहीं होता, इतना स्मूथ अफेयर नहीं होता। नेपाल एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लिकेटेड नेचर का, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया था। 1948 तक जो नेपाल है उसमें 5 कॉन्स्टिट्यूशन बने। 1948 में, 51 में, 59 में, 62 में, 1990 में। लेकिन ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, ये नेपाल के किंग के द्वारा ग्रांट किए गए थे, ठीक है। और 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस किया, और जो फिर भी जो किंग है उसी के पास फाइनल पावर्स थी। तो बहुत सालों तक नेपाल जो है उसमें ऐसे ही मिलिटेंट पॉलिटिकल एगिटेशन रही, यानी कि नेपाल क्या चाहता था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो, लेकिन वहाँ पर ये जो किंग था वो रूल करके बैठा था, ठीक है। जो मेन इशू था वो था मोनार्की का रूल, यानी कि जो किंग रूल कर रहा है उसका जो मेन इशू था वही था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल कुछ ग्रुप्स जो थे नेपाल में वो चाहते थे कि जो मोनार्की है इसको ख़त्म कर दिया जाए और एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया जाए। और दूसरे जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि ये सही होगा कि मोनार्की लिमिटेड हो, मतलब यहाँ पर जो किंग का जो रूल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, ऐसा भी कुछ लोग मानते थे। और जो किंग है वो अपनी पावर्स को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, वो अपनी पावर्स को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी पावर्स, जितनी भी पावर्स हैं वो 2002 अक्टूबर 2002 में अपने पास ही रखी। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिमांड किया कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको फॉर्म कर दिया जाए। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, माओइस्ट, वो वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द पॉपुलरली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये चाहती थी कि यहाँ पर एक इलेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लिए इन्होंने स्ट्रगल किया कि एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बने। फाइनली अंडर प्रेशर ऑफ पॉपुलर एगिटेशन, यानी कि लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा एगिटेशन कर रहे थे, इतनी ज़्यादा डिस्प्यूट्स कर रहे थे कि अब ये जो किंग है इस किंग का रूल जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और यहाँ पर जो रिपब्लिक है वो एस्टैब्लिश होनी चाहिए। लोगों की ये डिमांड थी। अब पब्लिक के प्रेशर में आकर, पॉपुलर मूवमेंट्स के प्रेशर में आकर ये जो किंग है उसे गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ये जो गवर्नमेंट है, किंग की गवर्नमेंट, ये अपनी पावर छोड़ देती है और 2008 में नेपाल जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह एस्टैब्लिश होता है। आफ्टर एबोलिशिंग दी मोनार्की, मोनार्की को एबोलिश करके 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। फाइनली नेपाल एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को 2015 में अडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमने नेपाल के बारे में पढ़ा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।